नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। समाज, वह अदृश्य जाल जो हमें घेरता है, क्या वास्तव में हमें देता है या सिर्फ लेता है? यह प्रश्न सदियों से मानव मन को मट्टा रहा है। आज का समाज एक ऐसा संगठन है जहां हर कोई एक दूसरे का इस्तेमाल करता है। बाजार, धर्म, परिवार, शिक्षा, राजनीति, ये सभी तंत्र हमें अपनी ऊर्जा, समय, बुद्धि और आजादी से वंचित करने के लिए डिजाइन किए गए लगते हैं। जॉर्ज गुरजिएफ, एक प्रमुख आध्यात्मिक विचारक, ने इस प्रवृत्ति को यांत्रिकता का नाम दिया। उनके अनुसार मनुष्य अक्सर समाज की नकल करता है, बिना समझे कि वह क्यों कर रहा है, और इस प्रकार एक नींद की अवस्था में जीता है। इस वीडियो में हम इस प्रस्तावना को विस्तार से समझेंगे, विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे और गुरजिएफ की शिक्षाओं के माध्यम से समाधान की दिशा में बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे समाज हमें यांत्रिक बनाता है और कैसे हम सतर्क होकर अपनी आत्म जागरूकता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले समाज की मूल संरचना पर विचार करें। समाज क्या है? यह एक सामूहिक इकाई है जहां व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन यह निर्भरता अक्सर शोषण का रूप ले लेती है। प्राचीन काल से ही समाज ने व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए नियम, परंपराएं और संस्थाएं बनाई हैं। उदाहरण के लिए, आदिम समाजों में शिकार और भोजन संग्रह सामूहिक था, लेकिन आज के पूंजीवादी समाज में यह व्यापार और लाभ पर आधारित है। बचपन से ही बच्चे स्कूल, खेल और सामाजिक दबावों में बंध जाते हैं। माता पिता अक्सर बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं का माध्यम बनाते हैं, उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर या अमीर बनाने की होड़ में। लेकिन क्या यह प्यार है या निवेश? बच्चे बड़े होकर माता पिता की सेवा करें, यह अपेक्षा समाज द्वारा थोपी गई है। वहीं बच्चे सोचते हैं कि कब माता पिता अपनी संपत्ति उन्हें सौंपेंगे। यह एक चक्र है जहां स्वार्थ छिपा होता है। आइए परिवार की इस गतिशीलता को गहराई से समझें। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन यहां भी इस्तेमाल की प्रवृत्ति स्पष्ट है। माता पिता बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनकी वृद्धावस्था में सहारा बने। यह अपेक्षा सांस्कृतिक रूप से इतनी गहरी है कि इसे प्यार का नाम दे दिया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रकार का भावनात्मक निवेश है। बच्चे दूसरी ओर माता पिता से विरासत, संपत्ति या समर्थन की उम्मीद रखते हैं। यदि यह अपेक्षा पूरी न हो तो संबंध टूट जाते हैं। उदाहरण स्वरूप, भारत जैसे देशों में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि जब स्वार्थ टकराते हैं तो परिवार भी टूट जाता है। समाज इस स्वार्थ को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सामाजिक स्थिरता का आधार बनता है, लोगों को बांधे रखने का। लेकिन क्या यह सच्चा संबंध है? नहीं, यह एक व्यापार है जहां भावनाएं मुद्रा बन जाती हैं। अब धर्म पर विचार करें। धर्म तुमसे तुम्हारी बुद्धि ले लेना चाहता है खुद की मजबूती के लिए। धर्म, जो मूल रूप से आध्यात्मिक खोज का माध्यम होना चाहिए, अक्सर संगठित रूप में शोषण का साधन बन जाता है। धार्मिक संस्थाएं अनुयायियों से दान, समय और विश्वास मांगती हैं, लेकिन बदले में क्या देती हैं? एक काल्पनिक सुरक्षा या मोक्ष का वादा। गुरजिएफ की दृष्टि में धर्म व्यक्ति को यांत्रिक बनाता है। रस्में, पूजा, उपवास बिना समझे निभाए जाते हैं। लोग मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि समाज कहता है। यह बुद्धि का हरण है। उदाहरण के लिए, कई धार्मिक समूहों में प्रश्न पूछना निषिद्ध है। विश्वास अंधा होना चाहिए, इससे संस्था मजबूत होती है, लेकिन व्यक्ति कमजोर। राजनीति भी इसी प्रकार तुम्हारी आजादी छीनती है। वोट, कर, कानून, ये सब व्यक्ति को राज्य का गुलाम बनाते हैं। नेता वादे करते हैं, लेकिन सत्ता पाकर शोषण करते हैं। समाज में राजनीति एक खेल है जहां जनता प्यादा है। शिक्षा व्यवस्था पर गौर करें। शिक्षण व्यवस्था तुमसे तुम्हारा समय और ऊर्जा लेती है ताकि तुम्हारी बौद्धिक क्षमता बौनी रह जाए। आधुनिक शिक्षा प्रणाली फैक्ट्री जैसी है, बच्चों को एक सांचे में ढालना। स्कूल में घंटों बैठकर रटना, परीक्षाएं देना, लेकिन सच्ची समझ कहां? शिक्षा बाजार के लिए श्रमिक तैयार करती है, न कि स्वतंत्र विचारक। गुरजिएफ कहते थे कि व्यक्ति नींद में है क्योंकि वह नकल करता है। शिक्षा इसी नकल को बढ़ावा देती है। छात्र किताबें पढ़ते हैं,
लेकिन अपने अनुभव से नहीं सीखते। परिणाम, एक समाज जहां लोग डिग्रीधारी हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं। उदाहरण स्वरूप, भारत की शिक्षा प्रणाली में रट्टा मारकर पास होना आम है, लेकिन नवाचार कम। यह ऊर्जा का अपव्यय है जो व्यक्ति को यांत्रिक बनाता है। बाजार की भूमिका और भी स्पष्ट है। बाजार चाहता है कि तुम एक प्रोडक्ट बन जाओ ताकि तुम भी बिक सको और तुम्हारा मूल्य धन में मापा जा सके। पूंजीवाद में व्यक्ति उपभोक्ता है। विज्ञापन, फैशन, गैजेट्स सब हमें खरीदने पर मजबूर करते हैं। हमारी पहचान ब्रांड से जुड़ जाती है। प्रेम संबंधों में भी यही है। प्रेमी प्रेमिका से शरीर चाहता है, प्रेमिका धन। आधुनिक डेटिंग ऐप्स इस स्वार्थ को उजागर करते हैं। प्रोफाइल में धन, सौंदर्य और स्थिति पर जोर। सच्चा प्रेम कहां? समाज ने प्रेम को भी बाजार बना दिया है। जॉर्ज गुरजिएफ की शिक्षाएं इस सबको समझने में महत्वपूर्ण हैं। गुरजिएफ, एक रूसी आर्मेनियाई रहस्यवादी, ने फोर्थ वे नामक प्रणाली विकसित की जो व्यक्ति को यांत्रिकता से मुक्त करने पर केंद्रित है। उनके अनुसार मनुष्य 3 केंद्रों शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक में विभाजित है, लेकिन ये असंतुलित हैं। समाज हमें यांत्रिक बनाता है, अर्थात हम मशीन की तरह प्रतिक्रिया करते हैं बिना जागरूकता के। नींद की अवस्था में हम रहते हैं जहां निर्णय समाज द्वारा निर्देशित होते हैं। उदाहरण के लिए, लोग शादी करते हैं क्योंकि समय हो गया, न कि क्योंकि वे तैयार हैं। गुरजिएफ कहते थे कि आत्म जागरूकता के बिना जीवन व्यर्थ है। उनकी किताब बीइंग एंड टाइम या मीटिंग्स विद रिमार्केबल मेन में वे बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को सेल्फ रिमेंबरिंग की आवश्यकता है। हर पल खुद को याद रखना कि मैं कौन हूं और क्यों कर रहा हूं। आइए अब एक बंदर की कहानी सुनते हैं जो हमें बताता है कि कैसे समाज की नकल हमें यांत्रिक बनाती है और हमारी बुद्धि को खत्म करती है। जॉर्ज गुरजिएफ, वह आध्यात्मिक विचारक जिन्होंने मानव जीवन को यांत्रिकता की संज्ञा दी, कहते थे कि लोग समाज की परंपराओं, दूसरों के व्यवहार या सामाजिक दबावों की नकल करते हैं बिना यह समझे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह नकल उन्हें एक प्रकार की नींद में डाल देती है जहां आत्म जागरूकता गायब हो जाती है। अब इस दृष्टिकोण से हम एक छोटी सी कहानी को विस्तारित करेंगे। सर्कस के बंदर की कहानी, जो मानव की इसी नकल करने की प्रवृत्ति और वास्तविक समझ की कमी पर व्यंग्य करती है। यह कहानी न केवल मनोरंजक है बल्कि गहन दार्शनिक संदेश देती है जो गुरजिएफ की शिक्षाओं से सीधे जुड़ती है। इस विस्तार में हम देखेंगे कि कैसे यह कहानी हमारे दैनिक जीवन की यांत्रिकता को उजागर करती है। यह कहानी एक साधारण बंदर की है जो सर्कस में अपनी नकल करने की कला के लिए प्रसिद्ध था। यह बंदर न केवल मनुष्यों की तरह व्यवहार करता था बल्कि उनकी हरकतों को इतनी कुशलता से दोहराता था कि दर्शक उसकी चतुराई पर मुग्ध हो जाते थे। लेकिन यह कहानी केवल एक बंदर की नकल करने की क्षमता के बारे में नहीं है। यह मानव स्वभाव की उस प्रवृत्ति पर गहरा व्यंग्य है जो बिना समझे, बिना सोचे विचारे दूसरों की नकल करने में लीन हो जाता है। यह कहानी हमें आत्म जागरूकता, सचेत बुद्धि और स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता का संदेश देती है। यह कहानी जॉर्ज गुरजिएफ के दर्शन से प्रेरित है जो मानव की यांत्रिक प्रवृत्तियों और जागरूकता की कमी पर जोर देते हैं। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं एक छोटे से कस्बे में जहां हर साल मेला लगता था। एक सर्कस अपनी रंग बिरंगी तंबुओं और चमक दमक के साथ आया। सर्कस का नाम था चमत्कारों का संसार और यह अपने अनोखे प्रदर्शनों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सर्कस में शेरों की दहाड़, जोकरों की हास्यास्पद हरकतें और हवा में उड़ते ट्रेपीज कलाकार दर्शकों को रोमांचित करते थे। लेकिन इन सब के बीच सर्कस का सबसे बड़ा आकर्षण था मोहन, एक बंदर जिसे नकलची राजा के नाम से जाना जाता था। मोहन एक साधारण बंदर नहीं था। उसे सर्कस के मालिक रमेश भाई ने सालों की मेहनत से प्रशिक्षित किया था। मोहन को मनुष्यों की तरह व्यवहार करने की कला सिखाई गई थी। वह एक छोटा सा सूट पहनता जिसमें लाल टाई और चमकदार बटन लगे होते। उसके सिर पर एक छोटी सी टोपी होती जो थोड़ी तिरछी होकर उसे और भी आकर्षक बनाती। मोहन कुर्सी पर बैठता, मेज पर रखा खाना बड़े शिष्टाचार से खाता और यहां तक कि सिगार जलाकर धुआं उड़ाने की नकल करता। दर्शक उसकी हर हरकत पर ठाके मारकर हंसते और तालियां बजाते। बच्चे तो मोहन के दीवाने थे।
वे उसकी हर अदा को देखकर चिल्लाते, देखो, ये तो बिल्कुल इंसान की तरह है। मोहन का प्रदर्शन सर्कस का सबसे चर्चित हिस्सा था। हर रात जब तंबू में रोशनी मंद पड़ती और स्पॉटलाइट मोहन पर पड़ती, दर्शक उत्साह से भर उठते। वह मेज पर बैठकर चम्मच से सूप पीने की कोशिश करता। कभी कभी सूप उसकी टाई पर गिर जाता, जिसे देखकर दर्शक और जोर से हंसते। वह सिगार जलाता और धुआं उड़ाने की कोशिश में खांसने लगता, जिससे हंसी का माहौल और बढ़ जाता। मोहन की हर हरकत इतनी सटीक थी कि लोग भूल जाते कि वह एक जानवर है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। मोहन केवल नकल कर रहा था। उसने ये सब व्यवहार सीखे थे, लेकिन वह यह नहीं समझता था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मोहन का प्रशिक्षण कोई आसान काम नहीं था। रमेश भाई ने उसे जंगल से तब पकड़ा था जब वह एक छोटा सा बंदर था। रमेश भाई को विश्वास था कि अगर सही तरीके से प्रशिक्षित किया जाए तो एक बंदर भी इंसानों की तरह व्यवहार कर सकता है। उन्होंने मोहन को पहले छोटी छोटी चीजें सिखाईं, जैसे कुर्सी पर बैठना, चम्मच पकड़ना और टोपी पहनना। शुरुआत में मोहन इन चीजों को समझने में असमर्थ था। वह चम्मच को उल्टा पकड़ता, टोपी को अपने मुंह में डाल लेता और कुर्सी से बार बार गिर जाता। लेकिन रमेश भाई धैर्यवान थे। उन्होंने मोहन को इनाम और सजा के तरीके से प्रशिक्षित किया। हर बार जब मोहन सही नकल करता, उसे केला या कोई और पसंदीदा खाना मिलता, और जब वह गलती करता तो उसे हल्की सी डांट या खाने से वंचित होना पड़ता। धीरे धीरे मोहन ने नकल करने की कला में महारत हासिल कर ली। वह अब बिना किसी गलती के इंसानों की तरह व्यवहार कर सकता था। लेकिन यह सब केवल यांत्रिक था। मोहन के दिमाग में यह समझ नहीं थी कि वह जो कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है। वह केवल वही करता जो उसे सिखाया गया था। अगर रमेश भाई उसे सिगार जलाने का इशारा करते तो वह सिगार जलाता। अगर उसे कुर्सी पर बैठने का संकेत मिलता तो वह तुरंत कुर्सी पर बैठ जाता। मोहन की यह नकल दर्शकों के लिए तो मनोरंजन थी, लेकिन यह एक गहरे दार्शनिक सवाल को भी उठाती थी। क्या नकल करना ही समझदारी है? एक रात सर्कस का तंबू पूरी तरह से भरा हुआ था। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी मोहन का प्रदर्शन देखने के लिए उत्साहित थे। तंबू में हंसी और तालियों की गूंज थी। मोहन अपने पूरे शबाब पर था। उसने सूट पहना, टोपी लगाई और मेज पर बैठकर सिगार जलाया। दर्शक उसकी हर हरकत पर हंस रहे थे, लेकिन तभी तंबू के एक कोने से धुआं उठने लगा। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी मोहन के प्रदर्शन में खोए हुए थे। लेकिन जल्द ही धुआं गहरा होने लगा और तंबू में गर्मी बढ़ने लगी। किसी ने चिल्लाया, आग! आग लग गई! तंबू में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सीटें छोड़कर भागने लगे। बच्चे रो रहे थे और बड़े लोग एक दूसरे को धक्का देकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। रमेश भाई और सर्कस के अन्य कर्मचारी दर्शकों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुट गए। लेकिन इस अफरा तफरी में मोहन वहीं बैठा रहा। वह अपनी मेज पर, अपनी कुर्सी पर सिगार पकड़े हुए उसी तरह व्यवहार कर रहा था जैसे उसे सिखाया गया था। उसने धुआं देखा, गर्मी महसूस की, लेकिन वह नहीं समझ पाया कि यह खतरे का संकेत है। उसका दिमाग केवल नकल करने के लिए प्रशिक्षित था, सोचने के लिए नहीं। रमेश भाई ने भागते भागते मोहन को आवाज दी, मोहन भाग, आग लगी है। लेकिन मोहन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। वह उसी तरह सिगार पकड़े हुए, टोपी को ठीक करते हुए कुर्सी पर बैठा रहा। दर्शक जो अब तक उसकी नकल पर हंस रहे थे, अब उसे छोड़कर भाग रहे थे। कोई भी मोहन को बचाने के लिए रुका नहीं। आग तेजी से फैल रही थी और तंबू के कपड़े जलने लगे। मोहन अब भी अपनी जगह पर बैठा था, सिगार से धुआं उड़ाता हुआ, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अंत में आग ने तंबू को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। मोहन, जो अपनी नकल की दुनिया में खोया हुआ था, आग की लपटों में फंस गया। उसकी नकल करने की कला, जो कभी दर्शकों के लिए मनोरंजन का साधन थी, अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वह नहीं समझ पाया कि खतरे के समय नकल नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग करना जरूरी था। यह कहानी केवल एक बंदर की कहानी नहीं है, यह मानव स्वभाव पर एक गहरा व्यंग्य है। मोहन का चरित्र उन लोगों का प्रतीक है जो बिना सोचे समझे यांत्रिक रूप से दूसरों की नकल करते हैं। जॉर्ज गुरजेफ, एक आध्यात्मिक विचारक, ने मानव की इस प्रवृत्ति को यांत्रिकता कहा। उनके अनुसार लोग अक्सर समाज, परंपराओं या दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं, बिना यह समझे कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह नकल उन्हें एक तरह की नींद में रखती है, जहां वे अपनी बुद्धि और आत्म जागरूकता का उपयोग करना भूल जाते हैं। मोहन की तरह हम में से कई लोग अपने जीवन में
नकल की इस प्रक्रिया में फंस जाते हैं। हम समाज के नियमों, रीति रिवाजों या दूसरों के व्यवहार को बिना सवाल किए अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, हम एक खास तरह का कपड़ा पहनते हैं क्योंकि वह फैशन में है। हम कुछ खास विचारों को मानते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग उन्हें मानते हैं। लेकिन क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम अपने कार्यों के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं? मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि नकल करना आसान है, लेकिन समझना मुश्किल। जब तक हम अपनी बुद्धि और आत्म जागरूकता का उपयोग नहीं करते, हम मोहन की तरह खतरे में फंस सकते हैं। आग का प्रतीक उन संकटों का है जो हमारे जीवन में आ सकते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत संकट हो, सामाजिक दबाव हो या कोई बड़ी जीवन चुनौती। अगर हम केवल नकल करते रहेंगे और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम उन संकटों से निपटने में असमर्थ रहेंगे। बंदर मोहन हम सबका प्रतीक है, समाज में जीते हुए हम। गुरजेफ की भाषा में मोहन यांत्रिक है, वह ट्रेनर जो समाज का प्रतिनिधि है कि सिखाई गई हरकतें दोहराता है बिना सोचे समझे। ठीक वैसे ही हम समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों और दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं। प्रस्तावना में हमने देखा कि समाज बच्चे से उसका समय लेता है, माता पिता से सेवा की अपेक्षा करता है, धर्म बुद्धि छीनता है, राजनीति आजादी, शिक्षा ऊर्जा और बाजार व्यक्ति को प्रोडक्ट बनाता है। यह सब नकल का खेल है। उदाहरण के लिए, परिवार में बच्चे माता पिता की नकल करते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को अपनाते हैं बिना सोचे कि क्या यह उनकी अपनी इच्छा है। माता पिता कहते हैं, बेटा डॉक्टर बनो, और बच्चा नकल करता है। लेकिन जब जीवन की आग संकट आती है, वह फंस जाता है क्योंकि समझ नहीं है। गुरजेफ की शिक्षाएं इस कहानी को और गहराई देती हैं। गुरजेफ, जिन्होंने पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं को मिलाया, उनकी मुख्य किताब बीइंग्स विद रिमार्केबल मैन में वे बताते हैं कि मनुष्य नींद में जीता है, एक यांत्रिक अवस्था जहां वह मशीन की तरह प्रतिक्रिया करता है। 3 केंद्र, शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक, असंतुलित होते हैं। बंदर की तरह हम शारीरिक हरकतें नकल करते हैं, सूट पहनना, सिगार पीना, लेकिन बौद्धिक केंद्र सक्रिय नहीं होता। गुरजेफ का 4th वे इसी से मुक्ति का मार्ग है। योग, भक्ति या ज्ञान के बजाय दैनिक जीवन में जागरूकता। सेल्फ रिमेंबरिंग उनकी मुख्य तकनीक है। हर पल खुद को याद रखना कि मैं कौन हूं, क्यों कर रहा हूं। कहानी में यदि मिमिक सेल्फ रिमेंबरिंग करता तो वह बंदर की प्रवृत्ति से भागता, न कि इंसान की नकल करता। जॉर्ज गुरजेफ का दर्शन इस कहानी के केंद्र में है। गुरजेफ का मानना था कि अधिकांश लोग एक तरह की नींद में जीते हैं, जहां वे अपने कार्यों को यांत्रिक रूप से करते हैं। वे समाज, संस्कृति और परंपराओं के द्वारा बनाए गए पैटर्न को दोहराते हैं, बिना यह समझे कि इनका उद्देश्य क्या है। गुरजेफ ने इसे मशीन जैसा जीवन कहा। उनके अनुसार सच्ची जागरूकता तभी आती है जब व्यक्ति अपने आप को समझने की कोशिश करता है और अपने कार्यों के पीछे की मंशा को जानने की कोशिश करता है। मोहन की कहानी इस दर्शन का एक प्रतीकात्मक चित्रण है। मोहन ने मनुष्यों की नकल करना तो सीख लिया, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि ये व्यवहार केवल प्रदर्शन के लिए थे। जब वास्तविक खतरा आया तो उसकी नकल करने की कला बेकार साबित हुई। ठीक उसी तरह गुरजेफ का कहना था कि अगर हम केवल नकल करते रहेंगे और अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे, तो हम जीवन के वास्तविक संकटों का सामना करने में असमर्थ रहेंगे। गुरजेफ ने आत्म जागरूकता को विकसित करने के लिए कई तकनीकें सुझाईं, जैसे कि स्वनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सचेत प्रयास। उनका मानना था कि व्यक्ति को हर पल यह देखना चाहिए कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और क्या यह उसके लिए सही है। मोहन की कहानी हमें यही सिखाती है। हमें अपने कार्यों को यांत्रिक रूप से करने के बजाय उनके पीछे की सच्चाई को समझने की जरूरत है। समाज की प्रणाली जो हमें एक साथ बांधती है और सामूहिक जीवन की संरचना प्रदान करती है, निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक पहलू रखती है। फिर भी हम देखते हैं कि यह सकारात्मकता भी अंततः स्वार्थपूर्ण है। समाज सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कानून जो अपराध से बचाते हैं और स्वास्थ्य सेवाएं जो बीमारियों से लड़ती हैं। उदाहरण स्वरूप, आधुनिक समाज में पुलिस, अदालतें और अस्पताल एक ढांचा बनाते हैं जहां व्यक्ति अकेले नहीं लड़ता। लेकिन यह सुरक्षा किस कीमत पर? राज्य कर वसूलता है, आयकर, जीएसटी, संपत्ति कर, और बदले में सेवाएं देता है। यह एक व्यापार है जहां राज्य की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति का बोझ। यदि कर न दें तो दंड मिलता है।
क्या यह निस्वार्थ सेवा है? नहीं, यह एक नियंत्रण का तंत्र है जहां समाज व्यक्ति को बंधक बनाता है। इसी प्रकार बाजार नवाचार लाता है। नई तकनीकें जैसे स्मार्टफोन या इलेक्ट्रिक वाहन जो जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन यह नवाचार लाभ के लिए है। कंपनियां उत्पाद बेचकर मुनाफा कमाती हैं और व्यक्ति उपभोक्ता बनकर चक्र में फंस जाता है। धर्म भी शांति देता है, मानसिक सुकून, नैतिक मार्गदर्शन। मंदिर, मस्जिद या चर्च में जाकर लोग तनाव मुक्त होते हैं, लेकिन धर्म की संस्थाएं अनुयायियों को बढ़ाने के लिए ऐसा करती हैं। दान, सदस्यता, प्रभाव। यदि अनुयायी न हो तो संस्था कमजोर पड़ जाती है। इसलिए सतर्कता अनिवार्य है। हमें इन सकारात्मकताओं के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना होगा ताकि हम यांत्रिक रूप से इनमें न बहें। गुरजेफ की शिक्षाओं में यह सतर्कता ही जागरूकता की कुंजी है, जहां व्यक्ति समाज की नकल से ऊपर उठता है। अब इस समझ को व्यावहारिक स्तर पर कैसे लागू करें? गुरजेफ की विधियां यहां मार्गदर्शक हैं जो हमें यांत्रिकता से मुक्त करने के लिए डिजाइन की गई हैं। गुरजेफ की मुख्य विधियां ध्यान, मेडिटेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वनिरीक्षण और सेल्फ रिमेंबरिंग, स्वस्मरण हैं। ये विधियां पारंपरिक योग, भक्ति या ज्ञान मार्गों से अलग हैं, क्योंकि ये आधुनिक व्यक्ति के लिए हैं जो दुनिया से अलग होकर नहीं बल्कि उसमें रहकर जागृत होता है। सबसे पहले ध्यान पर विचार करें। गुरजेफ का ध्यान साधारण नहीं है, यह सक्रिय ध्यान है जहां व्यक्ति अपनी सांस, विचार और भावनाओं को ऑब्जर्व करता है। हर दिन 10 से 15 मिनट बैठकर आंखें बंद करके खुद को देखें। मेरा मन कहां भटक रहा है? क्या मैं यांत्रिक विचारों में फंसा हूं? यह अभ्यास व्यक्ति के 3 केंद्रों शारीरिक, मूविंग, भावनात्मक, इमोशनल और बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल को संतुलित करता है। गुरजेफ कहते थे कि ये केंद्र असंतुलित रहते हैं, जिससे यांत्रिक व्यवहार जन्म लेता है। उदाहरण स्वरूप, कार्यालय में अगर आप बॉस की बात मानते हैं तो ध्यान के दौरान पूछें, क्या यह डर से है या समझ से? यदि डर से, तो यह भावनात्मक केंद्र की यांत्रिक प्रतिक्रिया है। ध्यान से आप इसे पहचान कर बदल सकते हैं। सेल्फ ऑब्जर्वेशन गुरजेफ की सबसे शक्तिशाली विधि है। यह बिना जजमेंट के खुद को देखना है, अपने व्यवहार, आदतें, विचार, भावनाएं और शारीरिक संवेदनाओं को। गुरजेफ के अनुसार व्यक्ति नींद में जीता है, जहां वह मशीन की तरह प्रतिक्रिया करता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इस नींद से जागने का पहला कदम है। व्यावहारिक रूप से हर दिन कुछ पल खुद को देखें। सुबह उठते समय ऑब्जर्व करें, क्या मैं यांत्रिक रूप से कॉफी बनाता हूं या जागरूक हूं? दोपहर में जब साथी से बात करें तो देखें, क्या मैं सुन रहा हूं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार? शाम को परिवार में बहस हो तो ऑब्जर्व करें, मेरी प्रतिक्रिया स्वार्थपूर्ण है या समझदार? गुरजेफ की किताबों में, जैसे इन सर्च ऑफ द मिरेकुलस, उनके शिष्य P.D. ऑस्पेंस्की द्वारा यह वर्णित है कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन से व्यक्ति अपने मल्टीपल आई को पहचानता है। वह कई मैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे मैं खाना चाहता हूं और मैं डाइट करूंगा, इनके बीच संघर्ष यांत्रिकता है। अभ्यास से व्यक्ति एक ही कृत आई विकसित करता है। सेल्फ रिमेंबरिंग एक गहरा अभ्यास है जहां व्यक्ति हर पल खुद को याद रखता है, मैं यहां हूं। गुरजेफ इसे बौद्ध स्मृति से जोड़ते थे, लेकिन यह शारीरिक संवेदना पर आधारित है। व्यावहारिक उदाहरण, प्रेम संबंधों में जब साथी से बात हो तो रिमेंबर करें, क्या मैं शरीर या धन चाहता हूं या आत्मा का संबंध? यदि शरीर या धन, तो यह समाज की यांत्रिक अपेक्षा है। समाज में दोस्ती पर लागू करें, क्या यह सच्ची है या उपयोगी? यदि उपयोगी, जैसे नेटवर्किंग, तो यह बाजार की नकल है। गुरजेफ के स्टॉप व्यायाम में शिक्षक स्टॉप कहता है और छात्र रुककर खुद को ऑब्जर्व करते हैं। घर पर अलार्म सेट करके ऐसा करें, रुकें, देखें। यह अभ्यास ऊर्जा बचाता है क्योंकि यांत्रिकता ऊर्जा बर्बाद करती है। गुरजेफ की सैक्रेड डांसेस, मूवमेंट्स भी इसी का हिस्सा हैं, जहां नृत्य से केंद्र संतुलित होते हैं। इन विधियों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लागू करें। परिवार में जहां माता-पिता सेवा चाहते हैं और बच्चे जायदाद, सेल्फ ऑब्जर्वेशन से पूछें, मेरी अपेक्षा क्यों? इससे भावनात्मक केंद्र जागृत होता है। धर्म में रस्में निभाते समय रिमेंबर करें, क्या यह बुद्धि का हरण है? राजनीति में वोट देते समय ऑब्जर्व करें, क्या यह नकल है या समझ? शिक्षा में सीखते समय देखें, क्या मैं रट रहा हूं या समझ रहा हूं? बाजार में खरीदते समय,
क्या जरूरत है या विज्ञापन की यांत्रिकता? गुरजेफ कहते थे कि इंटेंशनल सफरिंग, सचेत दुख, और कॉन्शियस लेबर, जागरूक श्रम जरूरी है। इंटेंशनल सफरिंग में दूसरों की अप्रियता सहें बिना प्रतिक्रिया के, जैसे बॉस की डांट पर ऑब्जर्व करें। कॉन्शियस लेबर में हर काम जागरूकता से करें, जैसे खाना बनाना। इससे व्यक्ति वेकिंग स्लीप से निकलता है। समाज हमें बहुत कुछ देता है। संरचना, जैसे सामाजिक नेटवर्क और संबंध, जो अकेलेपन से बचाते हैं, लेकिन लेता ज्यादा है। ऊर्जा, समय, बुद्धि। प्रस्तावना हमें जागृत करती है कि हम यांत्रिक न बने, समाज की नकल छोड़ें। गुरजेफ की शिक्षाएं, जो पूर्वी और पश्चिमी परंपराओं से प्रभावित हैं, मार्गदर्शक हैं। नींद से जागो, सतर्क रहो। यदि हम ऑब्जर्व करें तो स्वार्थ पहचान कर मुक्त हो सकते हैं। यह यात्रा व्यक्तिगत है, शुरू खुद से होती है, लेकिन समाज को बदल सकती है। यदि व्यक्ति जागृत हों तो समाज कम शोषणकारी बनेगा। अंततः सवाल यह है, क्या हम मशीन बने रहेंगे या इंसान? गुरजेफ का संदेश स्पष्ट है, जागरूकता से ही सच्चा जीवन संभव है। गुरजेफ की जिंदगी से प्रेरणा लें। उन्होंने मध्य एशिया, भारत, तिब्बत यात्राएं की, छिपे ज्ञान की खोज की। उनकी इंस्टीट्यूट फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ मैन में छात्रों को व्यावहारिक अभ्यास दिए जाते थे। आज उनके विचार ओशो, इकहर्ट टॉले जैसे विचारकों में प्रतिबिंबित होते हैं। व्यावहारिकता में डायरी रखें, रोज ऑब्जर्वेशन नोट करें, ग्रुप्स ज्वाइन करें जहां गुरजेफ की चर्चा हो। लेकिन याद रखें, यह व्यक्तिगत है, कोई गुरु नहीं, खुद गुरु बने। समाज बदलने के लिए जागृत व्यक्ति उदाहरण बने। परिवार में स्वार्थ छोड़ें, धर्म में सच्ची आध्यात्मिकता लाएं। अंत में गुरजेफ का उदाहरण, मनुष्य नींद में जीता है और नींद में मरता है। जागो ताकि जीवन सार्थक हो। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।